नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर इमरजेंसी का पीरियड निकाल दें तो पिछले 75-76 वर्षों में देश के समूचे विपक्ष पर सरकार का ऐसा हमला कभी नहीं हुआ होगा। और सच ये है, आज की तारीख में सच ये है कि जो भी बड़ा नेता अगर बीजेपी में नहीं है तो उसे रात में चैन की नींद नहीं आ सकती। अब मिसाल के तौर पर देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, उसके सबसे बड़े नेता आज की तारीख में राहुल गांधी का हाल देख लीजिए। मानहानि के एक जरा से मुकदमे में 2 साल की ऐतिहासिक सजा, लोकसभा की सदस्यता रद्द, राजनीति ही खत्म करने की कोशिश। देश के सबसे सीनियर लीडर का हाल देख लीजिए। चाणक्य लोग कहते हैं, असली चाणक्य शरद पवार, पार्टी ही तोड़ डाली, भतीजे को चाचा से लड़ा दिया। सड़क पर शरद पवार है। और देश के राजनीतिक केंद्र यानी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, उसका हाल देख लीजिए। पूरा का पूरा परिवार, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, सब के सब चार्जशीट कर दिए गए 48 घंटे पहले। अब देश की सबसे पुरानी पार्टी का मैंने जिक्र किया तो देश की सबसे नई पार्टी का भी जिक्र कर देता हूँ, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी की हालत ये है कि नंबर 2 का नेता जेल में, नंबर 3 का नेता जेल में, और नंबर 1 का नेता या नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल, अब उनकी बारी है। और ये लिस्ट जो है, ये सिर्फ आपकी, कांग्रेस की, आरजेडी की, या फिर शिवसेना की, या फिर एनसीपी की, या फिर स्टैलिन की पार्टी की, केसीआर की पार्टी, ये लिस्ट बहुत लंबी है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक। और अगर आप आंकड़े देखिए, 2014 के बाद के आंकड़े देखिए, 2014 के बाद के आंकड़े देखिए, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब से अब तक इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, 121 नेता, 121 प्रोमिनेंट लीडर इस देश के, उन पर ईडी और सीबीआई का जाल है, ईडी का जाल है। और इसमें 95% प्लस, 95% प्लस अपोजिशन के। अब मोदी जी कह रहे हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार को वो जड़ से खत्म कर देंगे। तो जरा मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है, उसका सबूत भी देख लीजिए, उसकी बानगी भी देख लीजिए, उसका सच भी देख लीजिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला। अब 27 जून को भोपाल में मोदी जी ने कहा कि एनसीपी जो पार्टी है महाराष्ट्र की, इसमें जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, सिंचाई के घोटाले हुए हैं, कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले हुए हैं, इसमें जो भी लोग हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, और उनको जेल भेजने की, उन पर कार्रवाई करने की मैं गारंटी देता हूं। तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। और सच्चाई ये है मोदी जी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की कि जिनको जेल भेजने की गारंटी दे रहे थे कैमरे पर, सबके सामने, उन्हीं लोगों को 4 दिन के बाद किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और बाकियों को कैबिनेट मिनिस्टर। जिनको जेल भेजना था, जिनको जेल जाना था, उनका राजभवन में स्वागत किया और तोहफे में डिप्टी सीएम का पद दे दिया। यह है मोदी जी के एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का असली सच। तो क्या मोदी जी और शाह साहब की जो अरिथमेटिक है बहुत सिंपल है, जो झुकता नहीं है, जिसकी रीढ़ की हड्डी है, उसको जेल भेज दो, और जो झुक गया, जिसकी पीठ में रीढ़ नहीं है, उसको गले लगा लो, उसको बीजेपी में ले आओ? क्या ऐसा है? या फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी जी को हार का एहसास होने लगा है? क्या मोदी जी को यह एहसास होने लगा है कि 2024 उनके हाथ से निकल रहा है? अगर विपक्ष पूरा एकजुट हुआ, विपक्ष का जो वोट शेयर है 63% का, ये एकजुट हो गया, तो मोदी जी का जो 37% वोट शेयर है
वो ध्वस्त हो जाएगा, वो हार जाएगा और 24 में वो शपथ नहीं ले पाएंगे। और इसीलिए मोदी जी बौखला गए हैं और पूरे विपक्ष पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। ये पटना की बैठक ऐसी लगती है पाटलिपुत्र की जैसे पीओके की बैठक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। आपको क्या लगता है, बौखला गए हैं मोदी जी? भयानक रूप से बौखला गए हैं और ये तमाम एक्शंस इस बात को रेखांकित करता है कि उनको अपनी हार निश्चित तौर पे दिख रही है, मरता क्या न करता। अब मोदी जी अगर लगातार हार रहे हैं, हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक, या कई बाई इलेक्शंस वो हार रहे हैं, या उनका जो ब्रांड है मोदी ब्रांड वो नीचे चला जा रहा है, या फिर उनका जो वोट शेयर है वो सिमट रहा है, या राज्यों में जो बीजेपी का मानचित्र है वो कहीं ना कहीं मिटता जा रहा है, सिमटता चला जा रहा है। और क्या मोदी जी को लगने लगा है कि 2024 में वो तीसरी बार शपथ नहीं ले पाएंगे? और इसीलिए ये बौखलाहट है, इसीलिए ये नर्वसनेस है, घबराहट है। और इसके आगे परिणाम क्या होंगे कि आने वाले दिनों में समूचे विपक्ष को जो झुकेगा नहीं उनके आगे, सब के सब जेल में होंगे। कि जितनी रीजनल पार्टीज हैं इनका हश्र वही होगा जो महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ, या जो आम आदमी पार्टी का होने जा रहा है, या जो शरद पवार के साथ हुआ। क्या ऐसा हश्र होगा? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन 2024 को लेकर। और आज इस पर एक बेहद खास मेहमान है। मोदी जी की एनालिसिस के लिए, उनके पॉलिटिकल माइंड के लिए आज आपके सामने मैं ला रहा हूं मोदी जी के कैबिनेट के कलीग, मोदी जी के साथ काम करने वाले, मोदी जी के साथ सरकार में एडवाइजर, मोदी जी के बड़े खास दोस्त रहे डॉक्टर जय नारायण व्यास को। और बाकी की जो एनालिसिस होगी वो हम और टाइगर करेंगे। तो आज का ये प्रोग्राम जहां मोदी जी का जो माइंड सेट है, अमित शाह और मोदी जी किस तरह से काम करते हैं और क्या बदले की भावना से काम करते हैं, क्या मोदी जी डेस्परेट हैं, निराश हैं, क्या उनके हाथ से 24 निकल रहा है, ऐसे सारे सवालों के जवाब डॉक्टर जय नारायण व्यास से मिलेंगे, आप टाइगर से मिलेंगे और मुझसे। पहला सवाल मेरा टाइगर से। टाइगर, कहीं पर पार्टी तोड़ी जा रही है, कहीं पर चार्जशीट हो रही है, कहीं पर किसी को जेल भेजा जा रहा है, कहीं पर ईडी का नोटिस दिया जा रहा है, कहीं किसी की लोकसभा की सदस्यता भंग की जा रही है। छितर बितर करने की कोशिश अपोजिशन को है। जो लोग 23 जून की बैठक में पटना में शामिल हुए थे, ऐसा लगता है कि गुजरात लॉबी को लगता है कि नहीं साहब इन्होंने गुनाह कर दिया है। ये पटना की बैठक ऐसी लगती है पाटलिपुत्र की जैसे पीओके की बैठक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। आपको क्या लगता है, बौखला गए हैं मोदी जी? भयानक रूप से बौखला गए हैं और ये तमाम एक्शंस इस बात को रेखांकित करता है कि उनको अपनी हार निश्चित तौर पे दिख रही है, मरता क्या न करता। ये जो हम कह रहे हैं, इसलिए हर जगह मोदी जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं देशवासियों के लिए कि वो क्यों उनको फिर से एक बार सत्ता में बिठाए। 2014 से लेकर 2024 तक इन 10 साल में देश को क्या मिला सिवाय मन की बात की और हवाबाजी की? कौन से पैरामीटर्स पे मोदी सरकार आंकड़ों के साथ कह सकती है कि हां हमने तरक्की की है? आपने तरक्की की है कर्जा बढ़ाने में, आपने तरक्की की है बेरोजगारी बढ़ाने में, आपने तरक्की की है किसानों की आय बढ़वाने में, आपने तरक्की की है महंगाई बढ़वाने में, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में जब विपक्ष जनता की आवाज बनकर टूट पड़ने की स्थिति में है और पूरी ताकत के साथ एक हो रहा है, ऐसे में फिर आपके मस्तिष्क की रेखा और घनी होना जरूरी है। और फिर कर क्या सकते हैं? हम आमने सामने तो लड़ाई लड़ नहीं सकते, तो फिर हम अंग्रेजों जैसे वही हम गद्दारों को ढूंढते हैं जी। अंग्रेजों ने, मुठ भर अंग्रेजों ने इतने बड़े उपमहाद्वीप पे राज किया क्योंकि इस देश को गद्दारों का एक अभिशाप लगा हुआ है। हर जगह वो गद्दारी में देखते हैं। व्यास जी वरिष्ठ हैं जी, गुजरात में वो उनके साथ थे, मोदी जी के गुजरात में राजनीति भी क्या थी?
अपनी लाइन बड़ी करने के बजाय कांग्रेस को अपने पॉकेट में कैसे रखना। कभी भी कोई आदमी दिवंगत होता है तो हमारे संस्कृति में उसके बारे में बुरा नहीं कहते, लेकिन अब बात निकली तो कम से कभी रेखांकित करनी होगी, सामने लाना होगा। अहमद भाई पटेल कौन थे? एक्सटेंडेड नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे। पूरे बीजेपी कांग्रेस पार्टी जिसका डीएनए गुजरात का कांग्रेस का था, वो उन्होंने मोदी जी के गोद में समर्पित की। वो उनका अचीवमेंट था 3 बार जीतने का। उसके बाद क्या हुआ? जब वो केंद्र में आए तो उन्होंने चुन चुन के एक ही काम किया कि विपक्ष को कैसा समाप्त कर दिया जाए। विपक्ष को आप समाप्त इसलिए करते हो क्योंकि आप में कुवत ही नहीं है, वो मादमा नहीं है आमने सामने लड़ाई लड़ने का। क्योंकि आपने जहां जहां ट्राई किया, ऐसा नहीं कि हुंकार नहीं भरी जाती है जी। बंगाल के टाइम पे बहुत हुंकार भरी थी, बंगाल मार खा के आ गए। हिमाचल में हुंकार भरी थी, मार खा के आए। दिल्ली में हुंकार भरी, मार खा के आए। जब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश मार खा के आए, महाराष्ट्र मार खा के आए, कर्नाटक मार खा के आए। फिर एक षड्यंत्र, जब कौरव पांडवों से जीत नहीं पाते तो शकुनी को ले आते हैं, चौसर बिछाई जाती है और द्रौपदी दांव पे लगती है। और इस चौसर पर द्रौपदी कोई नहीं, इस देश का लोकतंत्र और संविधान है। संविधान आज वो दांव पे लगा हुआ है। जी जी। मैं टाइगर मैं आता हूं आपके पास, मैं व्यास साहब के पास जा रहा हूं और मैं अपने जितने भी दोस्त हैं, ऑडियंस, उनको बताना चाहूंगा कि व्यास साहब हो सकता है खुलकर ना बोलें, ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम ये मानते हैं कि मोदी जी को जितनी अच्छी तरह व्यास समझते हैं इस देश में और कोई नहीं समझता। हम ये मानते हैं और इनको फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड भी कहते थे। अब भले ये मना माने, एक टाइम पे मोदी जी, व्यास साहब आपकी सलाह लेके चलते थे, आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, आप नंबर 2 माने जाते थे। लोग कहते थे कि मोदी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे तो व्यास साहब बनेंगे मुख्यमंत्री। आपने ही नर्मदा का प्रोजेक्ट को पूरा किया। तो हो सकता है कि आप कुछ बातें खुलकर ना बोले, लेकिन मेरा सवाल तो रहेगा एक पत्रकार के तौर पे, और मेरा सवाल ये है कि ये जो टाइगर बोल रहे हैं कि विपक्ष को ही खत्म कर दो, विपक्ष को ही फंसा दो, उसको ही किसी ना किसी षड्यंत्र में उलझाए रखो, क्या ये मोदी जी की पर्सनालिटी में आपको दिखा? और जिस तरह से गुजरात में उन्होंने अपोजिशन को खत्म किया, ये उनका पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है व्यास साहब? तो ये जो आपने जो बातें वर्णन की, मेरी तो कोई क्षमता नहीं है मोदी साहब को समझने की, शायद विधाता भी नहीं समझ सके होंगे। विधाता भी नहीं समझ सकता? ये क्या कह रहे हैं आप? ये जाती है मेरे जैसे छोटे इंसान के लिए। अरे आप तो साहब, आप तो बरसों बरस मोदी जी के साथ रहे, मोदी जी की सरकार में थे, मोदी जी के कैबिनेट में थे, मोदी जी के प्रवक्ता थे, मोदी जी के इंजीनियर थे प्रोजेक्ट्स के। अब आप कह रहे हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता मोदी जी के बारे में? नहीं, मैं नहीं समझ पाया। मैंने प्रयत्न किया, मैं उनको उससे पहले से भी जानता हूँ, जब वो आरएसएस के प्रचारक थे तब से, मगर नहीं समझ पाए। मोदी जी को समझ जाने के लिए एक आदमी यहाँ अहमदाबाद में कोई खोदकाम कर रहा था, तो उसको जिन का वो दिया मिला, तो उसने बोला, बोलो मेरे आका क्या करना है? तो बोले ये नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी और उनकी सोचने की पद्धति हमें समझ में नहीं आती है, तो वो तो जाके सोच के समझ के हमें बता दे। वो जिन तब से गया है, अब तक वापस नहीं आया। तो इनको लेकिन मैं अगर मगर वो डेस्परेट है, अभी डेस्परेट है। मोदी जी देखो बाहर से जितने दिखते हैं आपको, उतने पाषाण हृदय भी नहीं है। वो यहाँ काफी डरपोक रुजुत्व रखते हैं। तो जब तक हो सकता है पहले किसी और को भेजते हैं, वो पानी फेदम करते हैं, फिर जब तय हो जाए जीत तब वो खुद आते हैं और फिर नहीं। मैं एक चीज ये पूछा था, जो ये 23 जून की बैठक हुई जिसमें सारे अपोजिशन वाले लोग इकट्ठा हो गए, लोग कहते हैं उसके बाद से मोदी जी बौखलाए हैं, घबराए हैं। क्या वाकई मोदी जी इस वक्त आपको जो उनके जो एक्शंस हैं
जो एक्शन वो ले रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डेस्परेशन है, घबराहट है, और क्या मोदी के हाथ से 2024 निकल रहा है? व्यास साहब, एक बात मैं कह सकता हूं कि ही इज डेस्परेडो, और निकल न जाए उसके लिए आखिरी दम तक प्रयत्न करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो यू कैन इंक्रीजिंगली विटनेस थिंग्स which are becoming harder and harder and harder to hit at the base of the opposition. जी, तो एक सवाल मैं आपसे जरूर करेंगे। मैं टाइगर से के पास आने से पहले एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा हूं, और वो आप ही बता सकते हैं बेहतर स्थिति में हम तीनों लोगों के बीच में। क्या ये जो फैसले हैं कि भाई इसको अरेस्ट करना है, इसकी पार्टी तोड़ देनी है, इसको जो है चार्जशीट कर दो लालू के परिवार को, शरद पवार अगर मान नहीं रहा कहना तो इनकी पार्टी ही तोड़ दो, अगर आपको लगता है राहुल गांधी बार बार अडानी पे अटैक कर रहा है तो चलो भाई मानहानि का मुकदमा दर्ज करके इनको भी नक्की करो, इनको भी काम किनारे लगाओ इनको, क्या ये सारी चीजें अमित शाह उनको बताते हैं मोदी जी को, जो जिनको चाणक्य कहा जाता है? अमित शाह बताते हैं उनको, कोई और बताता है, या मोदी जी खुद सोचते हैं ये स्ट्रैटेजीज? मतलब मोदी जी के खुद के फैसले हैं ये? इतने छोटे दिमाग में देश को चलाना, विदेशों में जाना और ये सोचना भी काफी जाती हो जाती है, आप समझो। तो इसके लिए इनके साथी जो है वो अमित शाह, अमित शाह, हाँ वो माहिर है, और मैं मानता हूँ कि जो प्लानिंग है और वो ब्यूरोक्रेसी को समझते भी ठीक से। दूसरा एक इंसान है मिश्रा यहाँ भी प्रिंसिपल, हाँ चीफ पीके मिश्रा की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। हाँ जी, वो मिश्रा बिल्कुल दिखने में तो बहुत सीधे लगते हैं, सज्जन से इंसान दिखते हैं, मगर काफी इनकी जो काडर है वो काडर में उनकी इंप्रेशन उतनी अच्छी नहीं। जी, वैसा मैं आऊंगा। टाइगर, एक इन्होंने बात कही, व्यास साहब ने खुलासा किया कि जो भी फैसले होते हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो अमित शाह देखते हैं या फिर मोदी जी के एक आध और जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो देखते हैं। आपको लगता है कि क्या अमित शाह वो खुद ही सारे ऑपरेशंस हैंडल करते हैं, या फिर उनको सहमति कहीं ना कहीं मोदी की लेनी पड़ती होगी, या अंडरस्टैंडिंग है दोनों में? नहीं, जनरली जिस हिसाब से देश चल रहा है वो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन चलाता है, वैसा चल रहा है। अंडरवर्ल्ड का डॉन? हाँ, अभी वही चल रहा है। मतलब आई एम सॉरी टू से, ये देश एक माफियागिरी के हिसाब से चल रहा है। डॉन सुपारी दे देता है, नीचे किस पंटर से शूट करवाना है, किस पंटर से क्या एग्जीक्यूट करवाना है, ये नीचे वाले लोग करते हैं। उनने कहा होगा कि शरद की पार्टी तोड़ दो, अब कैसी तोड़ दो, क्या तोड़ दो, क्या ऑफर करके तोड़ दो, किधर से तोड़ दो, किसका उपयोग करके तोड़ दो, ये रिजल्ट देना है उनको कि शरद की पार्टी तोड़ दो। मुझे ममता या मुझे तेजस्वी जेल के अंदर चाहिए, तो फिर आप जैसा करके तेजस्वी जेल के अंदर, मुझे तेजस्वी जेल में चाहिए, जेल में चाहिए तो भी तेजस्वी जेल में जाएंगे, और भले ही फिर न्यायपालिका उनको छोड़ दे, या अनिल देशमुख जैसा हाल हो कि 1.5 साल जेल में रहने के बाद पता ही नहीं किस जुर्म में जेल में रहा है, वो कौन सा उसके ऊपर गुनाह था और क्या आरोप थे, क्यों चार्जशीट में आरोप सामने नहीं आए जी, या वाड्रा को 8-8 घंटे के लिए बुला के घंटों पूरे देश के अखबारों में और गोदी मीडिया में पूरा दिन चलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? या फिर जिग्नेश मेवानी को उठवाना ही है तो फिर आसाम के किसी कॉर्नर में एक एफआईआर दर्ज करके वहां से पुलिस बुला के उठवा लो। तो ऐसे ये मतलब ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं, इसमें लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं देता मुझे। और मैं मानता हूं यदि लगे कि भाई भ्रष्टाचार की लड़ाई है तो बिल्कुल लड़नी चाहिए, और ये तो बहुत अच्छा होगा कि अभी बीजेपी सत्ता में है तो सालों जो लोग सत्ता में रहे उनने अकूट संपत्ति पैदा की है, उनको एक्सपोज करो, उनको जेल में डालो, उनकी संपत्ति कुर्क करो, देश के काम आएगी, पूरा देश साथ देगा। जब आप सत्ता से बाहर हो जाओगे तो वो लोग आएंगे, आपके यहां भी तो कुछ लोग हैं जिन्होंने संपत्ति इकट्ठा की है, वो जब तो होगी, भला देश का होगा, भ्रष्टाचारियों पे अंकुश कटेगा। लेकिन ये कौन सी बात है कि जिसको आप भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी कहो, बस उसने वो गमछा गले में डाल लिया तिरंगे वाला मोदी जी का, कि वो सदाचारी और
देश प्रेमी हो जाते हैं और इनको जरा भी थोड़ी भी शर्म महसूस नहीं होती। दीपक भाई, हम भी कभी बार कोई स्टैंड लेते हैं और बाद में पता पड़ता है कि वो इंफॉर्मेशन गलत थी, तो बहुत दिल पे पत्थर रख के फिर चैनल पे आके मैं बोलता हूं कि मेरे से गलती हो गई, एक्चुअली उस दिन की इंफॉर्मेशन गलत थी, मैं वाकई माफी मांगना चाहता हूं। छोटी सी गलती पे भी रात को नींद नहीं आती। जिस आदमी ने 17,000 करोड़ का घोटाला गिनवाया हो भरी आम सभा में, 143 करोड़ लोगों ने सुना है ये गोदी मीडिया के द्वारा, उस आदमी को आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हो, उस घोटाले के नायक महानायक जिसपे आपने आरोप लगाए थे। सुनील तटकरे और अजीत दादा पवार, ये दो ही मंत्री थे सिंचाई मंत्रालय में जब ये घोटाला हुआ। आज दोनों सरकार का हिस्सा है। ताज्जुब लगता है 3 दिन में कैसा बदलाव आता है जी। तो व्यभिचारी भ्रष्टाचारी ये विपक्ष में है, जो बीजेपी में है वो सदाचारी है। सदाचारी। क्या मोदी आने वाले 3-4 महीने में जो भी स्टबर्न ऑपोजिशन है, जो मजबूत ऑपोजिशन है, क्या मोदी उस मजबूत ऑपोजिशन की रीढ़ तोड़ देंगे? आपको कई लोग जेल जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए दीपक जी, रीढ़ टूटना और प्रयास करना ये दो अलग बात है। मैं पहले भी कुछ कह चुका हूं कि इस दिवाली को, आने वाली दिवाली को, कई देश के विरोधी पार्टियों के बड़े नेता जेल में दिवाली मनाएंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कई लोग जेल में होंगे। 2024 के चुनाव आते आते ये इमरजेंसी जैसा माहौल होगा। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव आए तो कई लोग जेल में थे, जेल से चुनाव लड़े थे। यही स्थिति होती हुई दिखाई देती मुझे। हाँ, रीढ़ तोड़ने का प्रयास जरूर हो रहा है रोज। रीढ़ टूटती कि नहीं टूटती ये दिखाई नहीं दे रहा है। ममता की रीढ़ टूट नहीं रही है, उद्धव की रीढ़ टूट नहीं रही है, शरद पवार की रीढ़ टूट नहीं रही है, तेजस्वी की रीढ़ टूट नहीं रही है, स्टैलिन की रीढ़ टूट नहीं रही है। ये लोग डटे हुए हैं। राहुल गांधी की रीढ़ टूट नहीं रही है। अरे नहीं, सांसद तो रोड है। उसने जनता के सांसद में जाके अपने आप को हुंकार लगाई और एक भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश का परिवर्तन, देश का चित्र। यही सवाल मैं जय नारायण जी से पूछता हूँ। जय नारायण जी, आपको लगता है कि जिस तरह से कई अपोजिशन पार्टी टूट चुकी हैं ईडी के ऑपरेशन में, सीबीआई के ऑपरेशन में, आपको लगता है कि ये ऑपरेशन जो है अभी और चलेगा? कुछ और विपक्षी नेता जेल जा सकते हैं, कुछ और पार्टियां टूट सकती हैं जो मोदी जी के सामने खड़ी हो रही हैं? अगर हम एक हाइपोथेसिस पे एग्री हो जाए कि ये बौखलाए हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मरता क्या न करता जैसी बात है। तो कुछ भी होगा मगर होगा कुछ नहीं। मतलब कुछ भी होगा मगर होगा कुछ नहीं, क्योंकि काफी चीजें ब्यूरोक्रेसी में भी अभी वो नहीं रही जो पहले थी। तो ये बातें, मतलब आपका कहना है कि अगर जेल भेजते हैं तो भी उसका फायदा नहीं होगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नेताओं को जेल भेज देते हैं उसका लाभ नहीं होगा? जितने ज्यादा लोग जेल जाएंगे उतनी ज्यादा बहुमत से ऑपोजिशन पार्टी आएगी, विपक्ष आएगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति में एक सहानुभूति है और ये सहानुभूति का जो वेव है जनरेट हो चुका है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि बेयरिंग एक्सेप्शन, बिकॉज एवरी रूल हैज एक्सेप्शन, बेयरिंग एन एक्सेप्शन ऑफ मशीन मैनेजमेंट। बाकी अगर कुछ ना हो तो ये अब करीब करीब उनके विरुद्ध जा रही है। आप IITN भी हैं, आप IIT के पढ़े हुए हैं, आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं, आप गुजरात के पहले टेक्नोक्रेट थे और आप सियासत में, आपने चुनाव भी लड़े, मोदी जी की सरकार में भी आप थे कई बार। क्या मशीन, EVM की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबसे क्वालिफाइड आदमी हैं हम तीनों के बीच में, इंजीनियर हैं, हम इंजीनियर नहीं है। क्या मशीनों को मैनेज किया जा सकता है, EVM को? आपको लगता है, शक होता है आपको क्योंकि उसमें चिप लगी होती है, चिप प्रोग्राम हो सकती है, ऐसा लगता है आपको? शक होता है? मैं और सैम पित्रोड़ा एक ही यूनिवर्सिटी के अच्छे दोस्त हैं। आप और सैम पित्रोड़ा? यस। और जो लॉजिक उन्होंने
एडवांस की है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। दैट एनीथिंग दैट कैन बी प्रोग्राम कैन बी इंटरफियर्ड विद, कैन बी इंटरफियर्ड विद। जी, मतलब आपका कहना है कि किसी में भी कोई चीज चिप लगी है, प्रोग्राम किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस हो सकती है। कब करते हो आपकी सहूलियत के मुताबिक है। आप इसका फैक्ट्री के मतलब स्टेज पे कर सकते हो, आप इन बिटवीन स्टेज कर सकते हो, वहां पोलिंग बूथ में लाके करना उतना आसान नहीं है, नहीं होगा। मगर ये चिप ही ऐसे प्रोग्राम की होगी कि कोई रिमोट मॉनिटरिंग भी जरूरत नहीं होगा। वो चिप 10 मत बीजेपी में डालेगी, 20 मत सामने डालेगी, फिर जाके 30 मत बीजेपी में डालेगी। तो ये पॉसिबल है। तो आपका एक इसी में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है, आपका ये कहना है कि अगर मशीन से छेड़छाड़ नहीं होती, ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती और अपोजिशन ऐसे ही संघर्ष करता रहता है, तो 2024 में मोदी हार भी सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इसमें वानखेड़े जी के साथ पूर्णतया सहमत। और ये धरती खिसक रही है, यही इनकी बौखलाहट का कारण है। वजह बौखलाहट की यही है कि इनके पैरों तले धरती खिसक रही है। ये टाइम गुजरात में भी 26 में से 26 नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। कारण 6 सीट गुजरात में जाएगी, 6 सीट गुजरात में जाएगी। नहीं, आपने जाहिर तौर पे आपने बहुत सी अर्थमेटिक करी होगी। अगर मैं 2-3 कारण पूछूं, मैं टाइगर के पास आऊंगा, लेकिन मैं आपसे अगर 2-3 कारण पूछूं कि मोदी जी 2024 क्यों हार जाएंगे, मोदी जी क्यों बैकफुट पर हैं, उनके पांव के नीचे से जमीन क्यों निकल रही है, उसके 3-4 कारण बताएंगे व्यास साहब आप? देखिए, पहला तो ये जो हो रहा है मुंबई में ड्रामा, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीट वाला ये राज्य है। 4 सीट बाहर गई थी, अब 4 सीट। अशोक जी तो ये कहते हैं कि शायद 2 आंकड़े में आ जाए, मगर सिंगल डिजिट पहले बताते थे। मैं आज भी सोचता हूँ कि सिंगल डिजिट से आगे नहीं जाएगा महाराष्ट्र। काफी अप्रिय हो चुके हैं महाराष्ट्र में, और उनके पास नेतृत्व भी नहीं है। दूसरी बात, आप देखिए मध्य प्रदेश राजस्थान में जो रण संग्राम चल रहा है, हरियाणा उनके बस की बात नहीं रहने वाली है। पंजाब में भी वो कोई उतना बड़ा वो कर ले, वो है। छत्तीसगढ़ में नहीं करेंगे, वेस्ट बंगाल में नहीं कर सकते, कर्नाटक में नहीं कर सकते, और दक्षिण के राज्यों में एक उड़ीसा को छोड़ के बाकी कहीं इनकी दाल दलने वाली नहीं है। तो कहां से लाएंगे सीट्स, कहां से लाएंगे? इनका कहना है कि मोदी जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है, लेकिन इन्होंने एक चीज कही कि मोदी और अमित शाह सत्ता आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सत्ता आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है? एक होता है, एक उनका, देखिए एक बात तो मोदी जी और अमित शाह के लिए क्रेडिटेबल है, वर्तमान राजनीति में जो फाइट टिल एंड जिसको कहते हैं, अंतिम बॉल तक जीत की उम्मीद रखना, ये उनसे कोई सीखे। हारने के बाद भी लगातार लगे रहते हैं, और इस बार वो जान रहे हैं कि वो 180-200 तक सिमट सकते हैं। इसलिए अपनी जमीन वापस लाने के लिए उन तमाम राज्यों में जहां वो थे वहां पे अभी हलचल चल रही है। दक्षिण भारत तो वो भूल गए, उनको एक समझ में आ गया है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये अब उनके बस की बात नहीं। कर्नाटक में एक बार फिर हुंकार भरने की प्रयास करेंगे। कर्नाटक में अभी फिर डीके शिव कुमार को अंदर करने की बात करेंगे। कर्नाटक में अभी कई छापे पड़ेंगे, एजेंसीज एक्टिव होगी। उसके बाद जहां उनका वजूद था, महाराष्ट्र में बहुत सीटें थी, 40 के आसपास, 41 सीट, बंगाल में 18 सीटें थी, बिहार में बहुत अच्छी सीटें थी। ये सीटें कैसी रिटेन करे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लड़ाई उस रिटेनरशिप की है कि हम वो सीटें बरकरार रखें। और वो सीटें बरकरार कैसी रख सकते हैं? जब तक ममता को खत्म नहीं करते, जब तक नीतीश को रास्ते पे नहीं लाते, जब तक शरद पवार को रास्ते पे नहीं लाते। तो आप रास्ते पे लाने के प्रयास जो है वो कर रहे हैं। वो लोग रास्ते पे आते कि नहीं आते, ये तो समीकरण है, क्योंकि जिनको आप रास्ते पे ला रहे हो वो आपके भी बाप है।
वैसे एक सवाल और मैं पूछ रहा हूँ, कल मेरी महाराष्ट्र में भी बात हो रही थी और मुझे लगता है आप अच्छी तरह से उत्तर दे पाएंगे, समझा पाएंगे, आप मुझसे बेहतर चीजों को समझ रहे हैं। महाराष्ट्र में लोगों का कहना है कि जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी दोनों ही छत्रप पार्टियां हैं, दोनों ही वहां की रीजनल पार्टीज हैं, छत्रप नेता हैं वहां के शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जो ओरिजिनल आप कह सकते हैं मराठी नेता कह लीजिए आप, उन दोनों के साथ जो बर्ताव किया आपके अमित शाह और मोदी ने, दो गुजरातियों ने, और फिर जिस तरह से महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट ये गुजरात ले गए चुनाव में, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब माफ कीजिएगा, आप भी गुजराती हैं, गुजरात वर्सेस मराठी सेंटिमेंट वहां पर हो रहे हैं और ये एक अच्छी चीज नहीं है भाजपा के लिए, जो नेशनल पार्टी है। वहां आज की तारीख में इनको गुजराती मानते हैं और उनको लगता है कि ये गुजराती हैं जो महाराष्ट्र से सारी चीजें प्रोजेक्ट ले जाना चाहते हैं, हमारी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, हमारे नेताओं को जलील कर रहे हैं। क्या इस तरह की फीलिंग बन रही है वहां पर, आपको लगता है महाराष्ट्र में? देखिए, जब से मैंने समझना शुरू किया तब से दो शब्द मेरे मगज में महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल फिक्स है। एक मराठी माणूस। ये मराठी माणूस वाली बात जब आती है तब सब एक है। मराठी माणसा जागुवा, ये एक आई पुकार कि ये ठीक हो जाएंगे, और दूसरा इनकी संस्कारिता और अस्मिता, ये दो चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। मोदी जी बरगद का वो पेड़ है जिसके नीचे कुछ नहीं उगा। तो एक अकेला आदमी, मुझे तो दया आती है। आई एम हिज वेल विशर, मैं इनका बहुत भक्तिभाव से दोस्त हूं। तो ये अकेला मानस पूरे देश में घूमेगा और उनकी तबीयत तो ठीक नहीं है। अच्छा, अमित शाह इज नॉट अ क्राउड पुलर, ही इज अ मैनेजर। तो फिर इनके पास रहा कौन? इनके पास पूरे देश में प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र में कोई नहीं है, गुजरात में कोई नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री 4 सेंटेंस बोल नहीं पाते, तो रहेगा कौन जी? और अगर वसुंधरा जी इनके साथ ना गई तो फिर राजस्थान में भी कौन बोलेगा उनकी? एक बहुत अच्छी बात मार्क करने जैसी थी कि जब प्रधानमंत्री जी अनाउंस कर रहे थे कि एक एक को पकड़ के सलाखों के पीछे धकेल दूंगा, तब ताली पाने वाले में से एक शिवराज सिंह भी थे। जी जी जी। ये बहुत कॉमेडी टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, समय भाग रहा है वरना व्यास साहब अब धीरे धीरे खुलने लगे, लेकिन समय भी हो रहा है। व्यास साहब बहुत आज आपने जानकारी दी। टाइगर, व्यास साहब जो मोदी जी के साथ रहे, बरसों बरस रहे, उनकी सरकार में थे, उनकी कैबिनेट में थे, उनके एडवाइजर थे, उनके प्रवक्ता थे, ये कह रहे हैं कि मोदी जी बरगद का पेड़ है, नीचे कुछ भी नहीं है, और जो अमित शाह है वो सिर्फ मैनेजर है। तो एक अकेला आदमी कैसे जीतेगा? क्योंकि बाकी जो बीजेपी में लोग हैं, चाहे गडकरी हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे बाकी लोग हैं, अंदर ही अंदर तो सब नाराज है। तो गुजरात की जीत के बाद हिमाचल और दिल्ली की हार को देखते हुए जब ऑफिस बेरर्स की उन्होंने मीटिंग ली, सबके फोन बाहर रखवाए और अंदर बुरी तरह से गरज पड़े, बस से बुरी तरह से मोदी, और ये बोले कि मैं अकेला गुजरात में करता रहा और गुजरात जितवा के लाया। आप एक हिमाचल नहीं जितवा पाए। आने वाले लोकसभा में मैं क्या क्या करूंगा, ये शब्द थे उनके। हर जगह मैं जाऊंगा तो कैसे जीत पाएंगे? और सारे ऑफिस बेरर नीचे मुंडी करके चुपचाप थे। एक ऑफिस बेरर से मेरी बात हुई, मैंने बोला आप भी मुंडी नीचे करे हुए थे? बोले नहीं, हम तो मुंडी उठाए हुए थे। बोले हमारा इंतजार था कि वो हमको पूछे आप बताइए क्यों हुआ, तो हम उनको बताते कि भाई साहब ये जो इकट्ठा किए आप ही ने किए, ये किसी काम के नहीं है, तो इनसे कैसी अपेक्षा रखेंगे आप? जी। मोदी जी जैसा उन्होंने कहा, मोदी जी आभासी पेड़ है। मोदी जी ने स्वयं को एक बरगद का पेड़ बना दिया है। ऐसा नहीं कि उनके नीचे कोई उगना ही चाहते। मोदी जी बरगद का पेड़ नहीं है, वो खुद को समझने लगे हैं। और कोई
उस बरगद के पेड़ को जस्टिफाई करने के लिए वो किसी को एस्टेब्लिश नहीं होने देते अपने नीचे। कोई भी एस्टेब्लिश होता है उसको स्वाहा कर देते हैं। मोदी जी के पीएमओ में भी कोई अधिकारी डंके की चोट पे नहीं कह सकता कि मैं मोदी जी के खास हूं। जो बोलता है 4 दिन बाद उसी को मुंह पे गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो वो लगातार पत्ते फेंकते रहते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, बिल्कुल किसी को सामने नहीं आने देना, किसी को नजदीक नहीं आने देना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंपटीशन से डरते हैं अंदर से। सत्ता तो मिल गई है, प्रधानमंत्री पद तो मिल गया है, कोई ताकतवर दावेदार सामने नहीं हो जी। 2 टाइप के पहलवान होता है। एक पहलवान ढूंढता है कि मेरी टक्कर देने वाला कौन है, उसका गुरु हाथ पकड़ पकड़ के आखड़े आखड़े में ले जाता है उसको, ये महाराष्ट्र केसरी लाया, कोई है आपके यहां। और एक पहलवान है कि एक बार महाराष्ट्र केसरी का उसने पद ले लिया, उसके बाद वो कुश्ती ही नहीं लड़ता, बस वही गदा लेके घूमते रहता है कि नहीं मैं महाराष्ट्र केसरी हूं, लड़ो, बोले अभी नहीं, वो समय आने पे लड़ेंगे। ये उस टाइप के हैं, इसलिए ये किसी को बढ़ने नहीं देते। अभी बोल रहे थे मुख्यमंत्री 4 लाइन नहीं बोल सकते गुजरात के, मतलब मैं आज मुझे शर्म आती है कहने के लिए। मुझे आज कोई पूछे गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, सभाएं होती है। तो टाइगर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर, मेरे पास 20-30 सेकंड बचे। क्या मोदी के पांव के तले से जमीन निकल रही है? निकल गई है, इसीलिए बौखलाहट है। निकल गई है। ये बौखलाहट इसीलिए है क्योंकि पांव के नीचे से जमीन निकल रही है। ये व्यास साहब कह रहे हैं, टाइगर कह रहे हैं कि निकल चुकी है। बहरहाल जो मोदी इस वक्त अपनी बौखलाहट में जिस तरह का बम्बार्टमेंट कर रहे हैं विपक्ष पर, कोई जेल जा रहा है, किसी पे चार्जशीट हो रही है, किसी की पार्टी तोड़ी जा रही है, किसी को नोटिस दिया जा रहा है, देखना है आने वाले समय में क्या होता है। व्यास साहब आप आए और आप मोदी जी के पुराने कैबिनेट कलीग थे, आपने बहुत कुछ हिम्मत करके बोला कैमरे पे, मैं उसका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा आपको। और टाइगर आपने जिस तरह से चीजों को समअप किया, मुझे लगता है दर्शकों को और हमारे ऑडियंस को, दोस्तों को बहुत सी रोशनी मिली होगी आज आपकी बातों से। सो नाइस ऑफ यू बोथ हैव कम, थैंक यू सो मच।